Good morning, student. I am Banpal Maurya. Today we discuss about DNA. What is DNA? DNA क्या होता है? DNA न्यूक्लियस में प्रेजेंट एसिडिक सबस्टेंस होता है जो न्यूक्लिक एसिड कहलाता है और किसी भी सेल्स के न्यूक्लियस में डीएनए एक एसिडिक सबस्टेंस होता है जिसको 1869 में फ्रीडरिच मिसलर ने आइडेंटिफाइड किया था। उन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन रखा था। इतने लंबे पॉलीमर को टेक्निकली लिमिटेशन के कारण इंटरैक्ट आइसोलेट करना कठिन था। इसी कारण से बहुत लंबे समय तक डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी। लेकिन 1953 में जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने जो है इनके द्वारा एक्स-रे डिफरेंशिएशन डाटा के आधार पर डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए बहुत ही सिंपल परंतु फेमस डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज्ड किया गया। और इस मॉडल में ये कहा गया कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के दो स्ट्रैंड के बीच बेस पेयरिंग होती है, ठीक है ना, और इसका प्रोपोर्शन इरविन चारगाफ को डबल स्ट्रैंड डीएनए के ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड था। यानी इनमें जो बेस पेयरिंग थी वो जो है चारगाफ ने उन्होंने अपने हिसाब से दिया था कि चारगाफ ने ये कहा था कि जो डीएनए के डबल हेलिक्स होते हैं उस डीएनए के डबल हेलिक्स में जो बेस पेयर की पेयरिंग होती है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई डीएनए का मॉलिक्यूल्स है और वो डीएनए का मॉलिक्यूल्स डबल हेलिक्स के द्वारा क्या किया गया है, जुड़ा है एक दूसरे से ऐसे। लाइक दैट, ऐसे अगर हम इसको दिखा लें तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये क्या है, दो डीएनए का अगर सपोज करिए कि इसको हम 3 इंड मानते हैं एक को, ठीक है। अगर एक को हम ये 3 इंड मानते हैं तो ये जो चला आएगा इसका दूसरा ये क्या कहलाएगा, 5 इंड। इसको हम क्या कहेंगे 5 इंड कहेंगे। और इसको हम 5 इंड मानते हैं तो ये दूसरा जो हो जाएगा वो 3 इंड हो जाएगा। तो ये दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं और इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड के चेन के बीच में जो बेस नाइट्रोजनस बेस पेयर पाए जाते हैं, तो सपोज करिए कि अगर ये ए है तो यहाँ पर टी होगा, अगर ये जी है तो यहाँ सी होगा। इस प्रकार से ए टी जी सी ये सारे बेस पेयर हैं। अगर ये सी है तो यहाँ जी होगा, अगर ये टी है तो यहाँ ए होगा। तो इस प्रकार से जो बेस पेयरिंग पाई गई डीएनए में, ये बेस पेयरिंग चारगाफ के रूल्स के अनुसार की गई, ठीक है ना। तो इरविन, उनका नाम पूरा था इरविन चारगाफ। क्या था, इरविन चारगाफ। इरविन चारगाफ। इरविन चारगाफ नामक साइंटिस्ट ने इन डबल हेलिक्स डीएनए के अंदर जो पाए जाने वाले जो बेस पेयर हैं, इनके बीच जो बॉन्डिंग होती है उनको उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। तो इस प्रकार से हम डीएनए के स्ट्रक्चर को
हम देख सकते हैं किस प्रकार से इनके अंदर बेस पेयरिंग की गई। इसका जो मॉडल प्रस्तुत किया गया था वो वाटसन एंड क्रिक के द्वारा किया गया था, डबल हेलिक्स मॉडल। तो इरविन चारगाफ ने डबल स्टैंड डीएनए में ऑब्जर्व किया और बताया कि एडेनिन, थायामीन और गुआनिन और साइटोसिन के मध्य जो रेशियो कांस्टेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। हमेशा क्या होता है, यानी जो बेस पेयर होते हैं एडेनिन, थायामीन और गुआनिन और साइटोसिन के बीच जो बेस पेयर का रेशियो होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। तो बेस पेयरिंग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की एक बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी होती है। ये एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि एक दूसरे के पूरक होते हैं, तथा इसलिए यदि एक स्टैंड के बेस सीक्वेंस के बारे में जानकारी हो तो दूसरे स्टैंड के बेस सीक्वेंस को प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कोई ये चेन एक लंबी है, उस चेन के एक स्टैंड के बारे में अगर हमको जानकारी है तो उसके दूसरे चेन को हम आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई। अब आगे डीएनए का प्रत्येक स्टैंड जो होता है, ठीक है, उस स्टैंड में एक पेरेंटल होता है और एक न्यू स्टैंड होती है। हमेशा डीएनए का जो स्टैंड होता है उसमें एक पेरेंटल डीएनए स्टैंड होता है, दूसरा जो स्टैंड होता है वो न्यू फॉर्म डीएनए स्टैंड होता है। तो इसमें जो ये इनके टेम्पलेट की तरह ये क्या करते हैं, कार्य करते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम डीएनए कॉपिंग कहते हैं, या हम उसी को कहते हैं कि डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत ही स्पष्ट जानकारी मिल गई। इस समय प्रेजेंट टाइम में हमको डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में क्या हुआ, बहुत ही स्पेशल जानकारियाँ लगभग मिल चुकी हैं। अब ये चीज़ है कि जो डबल हेलिक्स होता है उसके स्ट्रक्चर के कुछ साइलेंट फीचर होते हैं। अगर हम यहाँ कहें साइलेंट फीचर ऑफ डीएनए, तो यहाँ आप देखते हैं कि ये जो साइलेंट इसके फीचर क्या होते हैं। डबल हेलिक्स डीएनए डबल हेलिक्स डीएनए ठीक है ना। तो इसके साइलेंट फीचर क्या होते हैं, साइलेंट फीचर डबल हेलिक्स डीएनए के साइलेंट फीचर क्या होते हैं। ये डबल हेलिक्स डीएनए को सबसे पहले हमने आपको बताया कि वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में डिस्कवर्ड किया था, ठीक है। और ये एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है, और इस न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था, उनका नाम था मिशलर, ठीक है ना। तो आगे की तरफ हम चलते हैं, तो यहाँ हम देखते हैं कि डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में। तो डीएनए हेलिक्स या डबल हेलिक्स डीएनए, तो जो डबल हेलिक्स डीएनए होता है इसमें सबसे पहला जो होता है ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के बने होते हैं। कितने, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आर प्रेजेंट
इसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन क्या होती हैं, पाई जाती हैं, ठीक है ना। और इस दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड की जो बैकबोन होती है, जिस पे ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, उसको हम कहते हैं शुगर एंड फॉस्फेट। इसमें जो बैकबोन होती है, डीएनए का जो बैकबोन होता है, बैकबोन ऑफ डीएनए, तो डीएनए का जो बैकबोन होता है वो क्या होता है, शुगर एंड फास्फोर, शुगर एंड फास्फेट। शुगर और फास्फेट के बने इसके क्या होते हैं, बैकबोन होते हैं। तथा इसके अंदर की तरफ, यानी इन बैकबोन के अंदर की तरफ बेस पेयर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बेस पेयर प्रेजेंट बिटवीन टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो हमें कह सकते हैं कि बेस पेयर प्रेजेंट between two polynucleotide चेन। तो इनके बीच में बेस पेयर, जो इनका स्टैंड होता है शुगर और फास्फेट का, तो इनके बीच में जो बेस पेयर पाया जाता है इन दोनों स्टैंड के बीच में, वो अंदर की तरफ प्रोजेक्ट होते हैं। दोनों चेन की पोलैरिटी ये एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। एक दूसरे के ये चेन क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। अगर वन चेन, यहाँ हम देखेंगे, अगर वन चेन 3 to 5 डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो दूसरी चेन जो है 5 to दूसरी चेन क्या होगी, 5 to 3 डायरेक्शन में मूव करेगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि अगर एक चेन क्या है 3 to 5 डायरेक्शन में है, तो दूसरी चेन क्या होगी 5 to 3 डायरेक्शन में। तो ये 3 डायरेक्शन है, आपका दिखाया गया यहाँ पे। तो ये 3 to 5 डायरेक्शन है, क्या होगा 3 to 5 डायरेक्शन, और ये 5 to 3 डायरेक्शन है। अब दोनों स्टैंड में बेस पेयर आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े होते हैं। तो जो ये दोनों स्टैंड हैं, इसमें जो बेस पेयर पाए जाते हैं, ये दोनों किसके द्वारा जुड़े होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े होते हैं। और बेस पेयर बनते समय एडेनिन अपोजिट स्टैंड के थायामीन के साथ 2 हाइड्रोजन बनाता है। जो एडेनिन होता है, यानी बेस पेयरिंग जो होती है, एडेनिन का अगर एक स्टैंड में एडेनिन है, सपोज करें कि एक स्टैंड में एडेनिन है, तो ये हमेशा दूसरे स्टैंड के थायामीन के साथ डबल हाइड्रोजन, यानी 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगी, लिंक होगी। जबकि यहाँ पे अगर गुआनीन है, तो गुआनीन है तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर गुआनीन है तो वो साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अटैच्ड होगी। और इसका जो, इसलिए हमें कह सकते हैं कि प्यूरीन के अपोजिट हमेशा पिरिमिडीन ही आता है। यानी अगर ये अगर हम अगले
इसके साइलेंट फीचर की बात करें तो प्यूरीन बेस पेयर जो होता है, प्यूरीन बेस पेयर एंड pyrimidine बेस पेयर, ठीक है। तो प्यूरीन बेस और पिरिमिडीन बेस ये दूसरे के क्या होते हैं, हमेशा अपोजिट एंड इक्वल, एंड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। प्यूरीन बेस एंड पिरिमिडीन बेस आर अपोजिट, हमेशा क्या होते हैं, अपोजिट एंड इक्वल टू ईच अदर, ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं और एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि जो इस कारण हेलिक्स के दोनों स्टैंड के बीच की जो एक डिस्टेंस होती है वो हमेशा क्या होती है, बनी रहती है। तो यहाँ पे दोनों चेन राइट हैंडेड फैशन में कॉइल्ड होते हैं, जिसको भी डीएनए कहा गया है कि दोनों चेन जो है वो राइट हैंडेड होते हैं। कैसे होते हैं, राइट हैंडेड, ठीक है, जिसको वाटसन एंड क्रिक ने अपना डिस्कवरी किया था, वाटसन एंड क्रिक, जिसपे वाटसन एंड क्रिक ने अपना क्या किया था, डिस्कवरी किया था। तो ये दोनों चेन एक दूसरे के क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। और फिर इसके साथ साथ दूसरी बात यह है कि ये चेन क्या होते हैं, राइट हैंडेड फैशन में कॉइल होते हैं या राइट हैंडेड पोर्शन में मुड़े होते हैं। अब ये कहा गया है कि हेलिक्स की पिच जो होती है, पिच हम कह सकते हैं कि लाइक दैट, अगर मान लीजिए कि ये डीएनए का जो स्टैंड यहाँ पर बना है, तो यहाँ पर एक बेस पेयर है, यहाँ पे दूसरा बेस पेयर है। तो यहाँ से यहाँ तक यानी एक बेस पेयर यानी दो बेस पेयर के बीच में एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच की जो दूरी होती है ये 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। कितने की होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। तो यहाँ पे जो राइट हैंडेड डीएनए होता है, अगर वो एक हेलिक्स पूरा करे, एक हेलिक्स का मतलब कि एक बेंडिंग जो होती है उसी को पूरा हेलिक्स माना जाता है। लाइक दैट, यहाँ से अगर शुरू हुआ ऐसे तो ऐसे जाकर ऐसे हो, ये कंडीशन आए तो इसको एक हेलिक्स कहते हैं। तो वन हेलिक्स टर्न यानी मुड़ाव में जितने भी बेस पेयर होते हैं उनकी संख्या लगभग 10 होती है। उनकी संख्या क्या होती है, 10 होती है। तो अगर एक स्टैंड के ये और इसमें संख्या जब 10 होगी तो वन बेस पेयर के बीच की दूरी, तो हमें कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर is 3.4 एंगस्ट्रॉम, देन द टोटल स्टैंड ऑफ वन टर्न। इस प्रकार से एक टर्न में 10 बेस पेयर होते हैं, तो 10 बेस पेयर होंगे तो वन टर्न की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो टोटल कितनी हो जाएगी, अगर इसी में एक टर्न की एक बेस पेयर की दूरी कितनी होती है एक दूसरे से, 3.4 है, तो वन टर्न की दूरी कितनी हो जाएगी, हम जानते हैं वन टर्न, यहाँ पे लिख सकते हैं वन टर्न इज इक्वल टू 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर और एक बेस पेयर की दूरी 3.4 है, तो 10 बेस पेयर हुआ तो 10 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसके कारण इसकी जो डिस्टेंस होती है वन टर्न, तो वन टर्न में जो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी वो 34 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। जबकि यहाँ से एक ये इनका जो डायामीटर होता है, इनका
डायामीटर होता है, ये जो डायामीटर है ये आपका कितने का हो जाएगा, एक स्टैंड से दूसरे स्टैंड के बीच की दूरी ये 20 एंगस्ट्रॉम होती है। कितनी एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। तो ये चीज़ है। तो हम यहाँ कह सकते हैं आगे की तरफ अगर हम आते हैं तो आगे की तरफ आने पे हम ये कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इज इक्वल टू 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। सो वन टर्न इज इक्वल टू 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। एंड वन टर्न कंटेन 10 बेस पेयर। कितने हैं, 10 बेस पेयर। इसमें कितने पाए जाते हैं, 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। अब डबल हेलिक्स के एक बेस पेयर की तरह दूसरे पर भी स्थित होते हैं तो इनके बीच स्टेबिलिटी प्रदान करता है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो आगे की तरफ हम देखेंगे कि डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का प्रस्ताव जेनेटिकली इम्प्लीकेशन की सरल तरीके की व्याख्या करने के लिए ये जो है स्टेबल माना गया। इसके तुरंत ही बाद जो फ्रांसिस क्रिक और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के सेंट्रल डॉग्मा के द्वारा एक विचार प्रस्तुत किया गया कि जेनेटिकली इंफॉर्मेशन का जो फ्लो होता है डीएनए से वो एमआरएनए में और एमआरएनए से प्रोटीन बनाने का जो प्रोसेस होता है। जैसे कैसे कहा गया कि जेनेटिकली ये प्रूव किया गया, तो जेनेटिकली जब प्रूव किया गया तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है लाइक दैट, अगर ये डीएनए मॉलिक्यूल्स है डीएनए, तो डीएनए मॉलिक्यूल्स में ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब ये मैसेंजर आरएनए बनाते हैं। ट्रांसक्रिप्शन, तो ये एमआरएनए बनाते हैं और ये एमआरएनए क्या करता है कि बाद में प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये क्या बनाता है, प्रोटीन को बनाता है। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ठीक है। तो डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू मैसेंजर आरएनए बना और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बना। इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के नाम से इसको जाना जाता है। और कभी कभी ये जो डीएनए है मैसेंजर आरएनए बनाएंगे, फिर मैसेंजर आरएनए से ये क्या हो जाते हैं, डीएनए में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो मैसेंजर आरएनए से डीएनए में बदलते हैं उसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से जानते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के नाम से उसको हम जानते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डीएनए। तो ये इसके क्या हैं, साइलेंट फीचर हैं।
और इस साइलेंट फीचर में हम एक बार फिर आपको बता दे रहे हैं कि डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स का बना होता है और इसमें बेस पेयरिंग पाई जाती है। और बेस पेयरिंग जो होती है कौन करता है, यहाँ पे चारगाफ के रूल्स के अनुसार होती है। चारगाफ यानी चारगाफ एक साइंटिस्ट थे और चारगाफ के रूल में यही कहा गया था कि प्यूरिन ऑलवेज इक्वल टू पिरीमिडीन। प्यूरिन हमेशा किससे, पिरीमिडीन के क्या होता है, इक्वल होता है। एडेनिन ऑलवेज कंबाइंड विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ थायामीन एंड साइटोसिन आर गुआनिन ऑलवेज कंबाइंड विथ साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसमें क्या हो जाएगा 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा जुड़े होते हैं। तो ये चारगाफ रूल्स के अंतर्गत ये सब आते हैं और इसको हम कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कि ये डीएनए की पैकेजिंग क्या होती है, पैकेजिंग ऑफ डीएनए। तब तक के लिए